नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि दार्शनिक राजा की अवधारणा जो कि प्लेटो ने दी थी। किसने दी थी मेरे दोस्तों? जो कि प्लेटो ने दी थी। और प्लेटो कौन था मेरे दोस्तों? प्लेटो था एथेंस का निवासी। कहाँ का था मेरे दोस्तों? एथेंस का निवासी था। और प्लेटो ने दार्शनिक राजा की अवधारणा दी मेरे दोस्तों। और दार्शनिक राजा की अवधारणा क्यों दी दार्शनिक राजा की अवधारणा? क्योंकि उस समय क्या था, आपसे कंपटीशन में पूछ सकता है कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा की अवधारणा क्यों दी। क्योंकि जो प्लेटो था वो यूनान के एथेंस राज्य का क्या था? निवासी था। और एथेंस राज्य में क्या था? राजनीतिक अस्थिरता थी। और जो राज्य में जो समस्याएं थी मेरे दोस्तों, राज्य के अंदर जो समस्याएं थी, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार की समस्याएं अस्थिर थी। क्यों? क्योंकि वहाँ वो समाज ऐसा था और वहाँ की सरकार ऐसी थी। इसलिए वहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए उसने कल्पना की कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की। फिर वह कहता है कि आदर्श राज्य तो हो जाएगा, लेकिन आदर्श राज्य के अंदर जो सरकार है, जो व्यवस्थापिका है, जो राजा बनेगा, वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी होना चाहिए आदर्श राजा। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? आदर्श राजा ही होना चाहिए। तो प्लेटो का ये मानना था कि कहीं ना कहीं आदर्श जो राजा होगा वही एथेंस जैसे राज्य को सही तरीके से चला सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की शासन प्रणाली के अंदर यदि प्रधानमंत्री, यदि शासनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या जिन देशों में राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री होता है, जिन देशों में शासनाध्यक्ष होते हैं, तो यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर आदर्श होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अपने विवेक से काम करेंगे, किसी लोभ और लालच में नहीं आएंगे, तो वहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी मेरे दोस्तों। तो यही बात प्लेटो कह रहा है कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात की थी, वहाँ पर आदर्श राजा होना चाहिए। जब आदर्श राजा होगा तो वह अपने विवेक से काम करेगा। अब आदर्श राजा क्या है? बात करते हैं आदर्श राजा क्या है। अब आदर्श राजा कैसे बनेगा? तो मेरे दोस्तों, वह कहता है कि आदर्श राजा बनाने के लिए उसने न्याय का सिद्धांत दिया मेरे दोस्तों। न्याय का सिद्धांत दिया कि इस न्याय के सिद्धांत में से आदर्श राजा निकलेंगे। अब न्याय का सिद्धांत क्या है? तो न्याय का सिद्धांत है मेरे दोस्तों कि उसने द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा सत्य की खोज की थी मेरे दोस्तों, प्लेटो ने। और सत्य की खोज करके ये कहा कि आत्मा का उसने पता लगाया। आत्मा के निष्कर्ष तक वह गया और कहा कि आत्मा मल्टीप्लाई होती है, यानी कि आत्मा के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो सत्य का पता लगाया और सत्य के द्वारा उसने आत्मा की खोज की। और आत्मा के बारे में प्लेटो कहता है कि आत्मा के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से मेरे दोस्तों? कि विवेक, साहस और तृष्णा, ये 3 भाग होते हैं आत्मा के। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब विवेक, जिस व्यक्ति में विवेक होता है, यानी कि आदमी के अंदर, बॉडी के अंदर आत्मा होती है, और आत्मा होती है जब भी हमारा शरीर क्या है? जिंदा रहता है, हम जीवित हैं। तो आत्मा हमारे शरीर में है, तो इसका मतलब हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर ये 3 गुण रहते हैं। यदि इन 3 गुणों के आधार पर हर व्यक्ति अपना अपना ईमानदारी से काम करता है, तो वह क्या होता है? न्याय होता है। वह क्या होता है? न्याय होता है। जैसे मुझे, आपको, सबको
विवेक दिया है भगवान, तो विवेक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। क्या रखते हैं मेरे दोस्तों, नियंत्रण रखते हैं। सही और गलत का हमें पता लग जाता है। गलत काम करते हैं तो हमारा विवेक ये कहेगा कि नहीं ये भाई गलत है, तो गलत यानी विवेक के द्वारा हम अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं। साहस के द्वारा हम अपनी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यदि हमारे ऊपर कुछ आक्रमण होता है तो साहस है तो हम अपनी रक्षा करते हैं। आगे बात करते हैं तृष्णा। तृष्णा के कारण हम क्या करते हैं, उत्पादक का काम करते हैं। हम नौकरी पैसा लगते हैं। नौकरी पैसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें तृष्णा होती है, हमें हमारे अंदर क्षुधा का एक गुण होता है जो कि प्लेटो के अनुसार आत्मा का ही भाग होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है और आत्मा के 3 भाग होते हैं। 3 भागों के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति काम करता है। विवेक से शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है, साहस से रक्षा करता है और तृष्णा से उत्पादन का काम करता है। यही क्या है, व्यक्तिगत न्याय है। यही क्या है, व्यक्तिगत न्याय है। लेकिन वह बात करता है आदर्श राज्य में न्याय की। आदर्श राज्य में न्याय की बात करता है। अब आदर्श राज्य में न्याय क्या है वो देखिए। आदर्श राज्य में न्याय ये है कि जब हर व्यक्ति अपना अपना काम करेगा, ये व्यक्तिगत न्याय हो गया। एक पारिवारिक न्याय हो गया, परिवार के अंदर जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है परिवार के ऊपर, तो उसका ये व्यक्तिगत न्याय होगा। अब आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि आदर्श राज्य में न्याय क्या है। तो वो इसी व्यक्तिगत न्याय के आधार पर वह समाज का अर्थात राज्य के 3 वर्ग बनाता है कि समाज के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनमें विवेक ज़्यादा होता है। जिनमें क्या होता है, विवेक ज़्यादा होता है, साहस कम होता है। और जिन व्यक्तियों में विवेक ज़्यादा होता है उनका एक वर्ग बना दो और उस वर्ग को उसने नाम क्या दिया, दार्शनिक वर्ग। क्या नाम दिया मेरे दोस्तों, दार्शनिक वर्ग नाम दिया। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं साहसी, क्रांतिकारी, निडर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। उनकी एक कैटेगरी कर दो राज्य के अंदर, एथेंस जैसे राज्य के अंदर कैटेगरी कर दो, तो उसको बना दो सैनिक वर्ग। क्या बना दो, सैनिक वर्ग में रख दो। उन सभी व्यक्तियों को सैनिक वर्ग में रख दो। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें न तो साहस होता है न विवेक होता है। हालांकि साहस और विवेक होता है लेकिन इनकी तुलना में तृष्णा जो है, बहुत तृष्णा का गुण ज़्यादा होता है, तो उनको बना दो उत्पादक वर्ग के अंदर। उत्पादक वर्ग बना दो। तो इस प्रकार से वह आत्मा के 3 अंगों के आधार पर, आत्मा के 3 भागों के आधार पर वह समाज का अर्थात एथेंस रूपी जो राज्य था यूनान का, उसको 3 वर्गों में बांट देता है। अब वो ये कहता है कि न्याय क्या है। जब राज्य के अंदर 3 वर्ग बन जाएंगे, इसके आधार पर ये 3 वर्ग अपना अपना काम करेंगे। यही क्या है मेरे दोस्तों, आदर्श राज्य में न्याय है। आदर्श राज्य में क्या है, न्याय है। अब बात करते हैं कि दार्शनिक राजा की अवधारणा। तब यहाँ से दार्शनिक राजा की अवधारणा आती है मेरे दोस्तों कि एक आदर्श राज्य में न्याय स्थापित करने के लिए प्लेटो ने कहीं ना कहीं आदर्श राजा की अवधारणा की उसने कल्पना की थी कि एक आदर्श राज्य के अंदर जब आदर्श राजा होगा तब वो अपने विवेक से, अपने संयम से, अपने मानवीय गुण से, अपने आत्मिक गुण से काम करेगा और एथेंस जैसे राज्य का भला हो सकेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये उसकी क्या थी, दार्शनिक राजा की अवधारणा थी। यहाँ से उसने ये कहा था। तो यहाँ ये सोचना है कि जब ये लोग अपना अपना काम करेंगे, यही क्या है, सामाजिक न्याय है। यही क्या है, न्याय है एक आदर्श राज्य के अंदर। अब जो दार्शनिक राजा होता है वह विवेक से काम करेगा। किससे काम करेगा, विवेक से काम करेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब विवेक से काम करेगा तो वह, अब विवेक कहाँ से आया, आत्मा से, यानी कि आत्मिक रूप, जो आत्मा का जो विवेक है, तो आत्मिक रूप से वो काम करेगा, अपना विवेक से काम करेगा। तो वो क्या करेगा, संयम से काम करेगा राज्य के अंदर, संयम से काम करेगा। और संयम अपने आप के संयम करके, या मानवीय गुण, अपन कहेंगे कि मानवीय गुणों के आधार पे काम करेगा।
तो मेरे दोस्तों जब मानवीय गुणों के आधार पर वह काम करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्श राज्य में आदर्श राजा है, वह विवेक से काम कर रहा है, तभी वह आदर्श राज्य बन सकता है मेरे दोस्तों। तो हम सीधी सी बातों ये कहेंगे कि जिस राज्य के अंदर, जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अच्छे होते हैं, विवेकशील होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं, अपने आप के ऊपर संयम रखते हैं, अपने शब्दों पे संयम रखते हैं, तो वह राज्य अच्छी तरह से चल सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, वही बात ये कहना चाहता है। तो दार्शनिक राजा की अवधारणा यहाँ से आती है, आत्मा के 3 गुणों के अंदर से वो दार्शनिक राजा की बात करता है। अब ध्यान दो, प्लेटो ने जितने भी विचार दिए वह विचार कहीं ना कहीं से उसने ग्रहण किया है। न्याय से संबंधित जो विचार है वह भी कहता है कि कहीं ना कहीं से उसने ग्रहण किया। शिक्षा से संबंधित भी विचार उसने एथेंस स्पार्टा से ग्रहण किया। ठीक है, तो लेकिन जो आदर्श राजा है, आदर्श राजा और आदर्श राज्य, ये कहते हैं कि उसके मौलिक विचार है। ये क्या है? उसके मौलिक विचार है। और उसके अंदर से भी आदर्श राजा की जो शब्दावली है कि आदर्श राज्य में आदर्श राजा होगा, तो आदर्श राजा प्लेटो की मौलिक विचार है। इसीलिए फोस्टर ने क्या कहा मेरे दोस्तों? फोस्टर कहता है, फोस्टर नामक विद्वान, कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है वो क्या है? मौलिक चिंतन है। तो हम ये कह सकते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों कि प्लेटो के विचार में मौलिक है, मुख्य रूप से मौलिक चीज क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए आदर्श राजा। और आदर्श राजा ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? आदर्श राज्य। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात, अब उसको आदर्श राजा को मौलिक चिंतन मानने वाला या मौलिक रूप से उसकी कल्पना मानने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है? फोस्टर है। ठीक है मेरे दोस्त, फोस्टर ने एक बात और कही थी, वो देखिए कि दार्शनिक से प्लेटो का तात्पर्य, यानी कि दार्शनिक राजा से प्लेटो का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति से है जो वैज्ञानिक चिंतन की शक्ति से संपन्न हो। अर्थात दार्शनिक राजा ऐसा होना चाहिए जो देश दुनिया को, एथेंस जैसे राज्य को क्या कर सके? वैज्ञानिक चिंतन की ओर मोड़े। अर्थात जो तुष्ट जो भावना होती है, अंधविश्वास होता है, ठीक है ना, ऐसी भावनाओं से दूर लेके जाए। जब दूर लेके जाएगा तो ही तो समाज का विकास होगा। ठीक है, और वो कहता है कि सच्चा ज्ञान ही विज्ञान है। प्लेटो ने एक विचार दिया था, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। हालांकि ये जो शब्द है ये प्लेटो का मौलिक नहीं है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक बुक के अंदर शब्द गुण ही ज्ञान है, इस शब्द को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था, सुकरात से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए सद्गुण ही ज्ञान है, ये किसने कहा? सुकरात ने। लेकिन सुकरात ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर आना चाहिए प्लेटो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो प्लेटो का एक वाक्य था, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। और इस सद्गुण ही ज्ञान है, इसी को फोस्टर विज्ञान मानता है। क्या मानता है? विज्ञान मानता है कि सच्चा ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। सच्चा ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। अर्थात इस विज्ञान की तरह सोचकर, अर्थात सच्चे ज्ञान से काम करके, सच्चे विवेक से काम करके, आत्मिक रूपी जो ज्ञान है उससे काम करके, मतलब राजा को अपना समाज का भला करना चाहिए, अपना देश का भला करना चाहिए, ये बात कहना चाहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों कि आपके दार्शनिक राजा की अवधारणा आपके समझ में आई होगी कि उसने आदर्श राज्य की स्थापना की थी, और आदर्श राज्य को चलाने के लिए उसने आदर्श राजा की कल्पना की थी। और वो कल्पना कैसे की थी ये आपके सामने यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि दार्शनिक वर्ग के अंदर से, दार्शनिक वर्ग जो होगा उसमें से जो अच्छे लोग होंगे उनको राजा बनाया जाएगा, ताकि वो अपने विवेक से
एथेंस जैसे राज्य की क्या है, एथेंस जैसे राज्य में जो सामाजिक बुराइयां है, राजनीतिक बुराइयां है, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता है, उसको दूर किया जा सके। यही उसकी दार्शनिक राजा की क्या है, अवधारणा है। और आगे अब चर्चा करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कि दार्शनिक राजा की शिक्षा क्या होनी चाहिए। दार्शनिक राजा की शिक्षा के लिए उसने औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की थी और भी 15 वर्षों तक और दार्शनिक राजा की उसने क्या की थी, शिक्षा की व्यवस्था की थी। यदि यानी कि औपचारिक शिक्षा 35 वर्ष तक तो हर बच्चा, हर बालक क्या है कि प्राप्त करेगा ही करेगा मेरे दोस्तों। यदि वो सैनिक वर्ग यानी सेना में जाना चाहता है तो वो 20 वर्ष तक की शिक्षा लेगा मेरे दोस्तों। ध्यान दो, एक बार शिक्षा से थोड़ा सा संबंधित देख लेते हैं कि शिक्षा से संबंधित विचार, प्लेटो ने शिक्षा से संबंधित विचार क्या दिया, उसकी शिक्षा से संबंधित विचार क्या है। देखिए, प्लेटो शिक्षा को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है मेरे दोस्तों? 2 भागों में बांटता है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा मेरे दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा को वह 2 भागों में बांटता है कि 6 वर्ष तक की शिक्षा, या हम 7 वर्ष की शिक्षा भी कह सकते हैं कि 6 वर्ष की शिक्षा। ये 6 वर्ष की शिक्षा परिवार में ही हुआ करती थी, बालक और बालिकाओं की। यहाँ पर परिवार के द्वारा नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। आगे बात करते हैं कि 6 से 20 वर्ष की आयु वर्ग की शिक्षा। तो 6 से 20 वर्ष के आयु वर्ग की जो शिक्षा थी उसको भी उसने 2 भागों में बांट रखा था, 6 से 18 और 18 से 20। यहाँ 6 से 18 वाली के अंदर बच्चों को व्यायाम सिखाया जाता था, यानी कि शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, संगीत सिखाया जाता था और अक्षर बोध, पढ़ना लिखना सिखाया जाता था मेरे दोस्तों। फिर 18 से 20 यानी 19 और 20 2 वर्षों के अंदर बालक बालिकाओं को क्या सिखाया जाता था? व्यायाम के साथ साथ, यानी व्यायाम का मतलब शारीरिक शिक्षा के साथ साथ उसे, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, सैनिक शिक्षा, अर्थात सेना में भर्ती करने वाली जो शिक्षा होती है, मापदंड, फिजिकल फिट, ये वाली जो शिक्षा थी वो 19 से 20 वर्ष के अंदर शिक्षा दी जाती थी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य ये था मेरे दोस्तों कि स्पार्टा और एथेंस, जो यूनान के जो छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ पर सैनिक तैयार करने के लिए यह शिक्षा दी जाती थी। तो मेरे दोस्तों ठीक है, जो सेना में भर्ती होते थे उनको यहाँ तक की औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। आगे उच्च स्तरीय शिक्षा के बारे में बात करते हैं। 20 से 30 वर्ष की शिक्षा, यहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है, कौन से आयु वर्ग में दी जाती है? तो 20 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में दी जाती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी, मुख्य रूप से अंक गणित की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और है, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और स्वर विद्या, इनकी भी शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक दिमाग रखने के लिए, लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, उसके लिए वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी 20 से 30 आयु वर्ग के अंदर मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम हुआ करता था और एग्जाम के बाद में ये शिक्षा, ये इसमें प्रवेश होता था और ये शिक्षा होती थी 30 से 35, अर्थात 31 से 35, 5 वर्षों तक ये शिक्षा हुआ करती थी। और इस शिक्षा का मुख्य जो विषय था वह था द्वंद और दर्शन, अर्थात फिलोसफी, तर्क वितर्क, यानी कि एक तरह से ज्ञानी बनने का मौका यही मिलता है जहाँ पर द्वंद और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। तर्क वितर्क, वाद विवाद, अर्थात द्वंदात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, दर्शन और द्वंद की शिक्षा यही दी जाती थी। ये तो उसकी क्या होगी, एक तरह से औपचारिक शिक्षा हो गई मेरे दोस्तों, औपचारिक शिक्षा हो गई प्लेटो की, जहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि स्कूल या विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा, हम इसको सैद्धांतिक शिक्षा के नाम से भी जान सकते हैं, सैद्धांतिक शिक्षा के नाम से भी जान सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्लेटो की सैद्धांतिक शिक्षा क्या है, ये है 35 वर्ष तक है, यानी कि जन्म से लेकर 35 वर्ष तक उसने सैद्धांतिक शिक्षा दी। अब बात करते हैं दार्शनिक राजा की शिक्षा क्या है। अब दार्शनिक राजा की शिक्षा क्या है, वो यहाँ से प्रारंभ होती है, यानी कि दार्शनिक राजा को ये शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा तो ग्रहण करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो कहता है कि एक आदर्श राज्य में राजा कैसे बने, दार्शनिक राजा कैसे बने,
एक आदर्श राजा कैसे हो, उसके लिए कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए कौन सी शिक्षा होनी चाहिए। तो ये औपचारिक शिक्षा, ये सैद्धांतिक शिक्षा तो होनी ही चाहिए। इसके साथ और क्या हो, तो वो कहता है कि 35 वर्ष के बाद में 35 से 50 वर्षों तक, अर्थात 36 से लेकर 50, यानी कि 15 वर्षों तक उसे औपचारिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये औपचारिक शिक्षा किसी राज्य के द्वारा, ये तो सब राज्य के द्वारा दी जा रही है, ये शिक्षा किसी राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी। ये 15 वर्षों तक यदि किसी व्यक्ति को यहाँ तक पढ़ने के बाद में यदि उसे राजा बनना है तो जीवन का अनुभव और व्यवहार का अनुभव उसे होना चाहिए। कहते हैं कि इंसान जितनी ज़्यादा ठोकर खाता है मेरे दोस्तों, उतना ही उसको नॉलेज होता है। तो बुद्धि है, ज्ञान है, वो कि कोई बादाम खाने से या काजू खाने से नहीं आती है। जितनी ज़्यादा ठोकर खाता है मेरे दोस्तों, उतना ही नॉलेज होता है। तो वो ठोकर वाली अवस्था यहाँ प्लेटो की बात करता है। प्लेटो ने एक शब्दावली कहा था कि 35 से 50 वर्ष की उम्र में जब व्यक्ति थपेड़े खाएंगे, तूफानी और थपेड़े जितने जितने खाएंगे, अर्थात जितनी जीवन की ठोकर लगेगी उतना ही उसको क्या होगा, नॉलेज होगा। तो मेरे दोस्तों, ये 35 से 50 वर्ष की जो शिक्षा है वो 15 वर्षों की शिक्षा है, और इसे वह व्यावहारिक शिक्षा का नाम देता है प्लेटो। क्या नाम देता है? व्यावहारिक शिक्षा। और इस व्यावहारिक शिक्षा जब प्राप्त कर लेगा तभी व्यक्ति दार्शनिक वर्ग बनेगा और वह राजा बनने के लिए योग्य हो जाएगा। तो इसलिए वह दार्शनिक वर्ग के लिए योग्य हो जाएगा, इसलिए उसको दार्शनिक वर्ग की शिक्षा भी कहते हैं। अर्थात वह जीवन के 15 वर्षों तक, 35 से लेकर 50 वर्ष तक थपेड़े खाएगा, ठोकर खाएगा, जीवन का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा कि जीवन कैसे जिया जाता है, समाज की क्या अपेक्षाएं होती हैं, समाज कैसे चलता है, वो पूरा का पूरा उसको नॉलेज होगा। तब जाकर वो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, आदर्श राजा बनेगा। अर्थात वो दार्शनिक वर्ग में आएगा और दार्शनिक वर्ग में आने के बाद में वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो मेरे दोस्तों, अब आप बताओ कि एक 50 वर्ष तक यदि आप व्यवस्थापिका में जा रहे हो, यदि आप संसद में सांसद बनना चाहते हो, यदि आप MLA MP बनना चाहते हो, प्रतिनिधि बनना चाहते हो, तो 50 वर्ष की उम्र तक तो आपको शिक्षा ही ग्रहण करना होगा। 35 वर्ष तक तो सैद्धांतिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, फिर 50 वर्ष तक, 15 वर्षों तक आपको और व्यावहारिक शिक्षा, जिसको दार्शनिक शिक्षा कहते हैं, वो आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको राजा बनाया जाएगा, अर्थात उस दार्शनिक वर्ग तैयार हो जाएगा। उस दार्शनिक वर्ग में से भी जो अच्छा होगा, विवेकी होगा, आत्मिक ज्ञान होगा, जिसको सबसे ज़्यादा उसने ठोकरें खाई है जीवन की, उसे राजा बनाया जाएगा। तो इतनी बड़ी कल्पना करता है दार्शनिक राजा की। तो अब आप बताओ कि इतने बड़े आयु के बाद में, 50 वर्ष की आयु के बाद में, इतना ज्ञान होने के बाद में वो राजा बनेगा, तो उसका मानना था कि कहीं ना कहीं आदर्श राज्य के अंदर आदर्श राजा होगा, वह समाज को, देश दुनिया को अच्छी तरह से चला सकता है। यही उसकी आदर्श राजा की क्या थी, अवधारणा थी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि आदर्श राजा के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया गुण क्या होने चाहिए, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं मेरे दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कि आदर्श राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए मेरे दोस्तों। दार्शनिक राजा के अंदर गुण कौन से होने चाहिए? विवेक का प्रेमी होना चाहिए, उसके अंदर विवेक होना चाहिए, अर्थात आत्मा का जो प्रधान गुण है विवेक, तो विवेक होगा। विवेक वाले को ही तो वो दार्शनिक वर्ग में रखता है। तो स्वाभाविक है कि जो दार्शनिक राजा होगा उसमें विवेक होगा। लेकिन हमारे मैक्सी महोदय क्या कहना चाहते हैं? मैक्सी महोदय का एक कथन है, वो आप याद रखें कि एक सच्चा दार्शनिक ज्ञान से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है? ज्ञान से, न कि किसी मत से। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से वो उसका ज्ञान से प्रेम रखता है। वह क्रोध, घृणा और संकीर्णता, द्वेष और स्वार्थपरता की भावना से दूर रहता है। ये बात मैक्सी कहता है। सत्य का प्रेमी होता है, विवेक का प्रेमी तो होता ही होता है, सत्य का प्रेमी
होता है दार्शनिक राजा। आत्मनियंत्रण, संयमी रहता है। यदि आप राजा को भी कुछ कह दोगे तो वो संयम रखेगा, क्रोधित नहीं होगा। निस्वार्थता की भावना रहेगी उसके अंदर, सज्जनता रहेगी और सामाजिकता, यानी कि आदर्श राजा के जो गुण है उनके अंदर सज्जनता और सामाजिकता का भाव रहेगा कि मैं समाज का भला करूं। शांत स्वभाव वाला, ठीक है, वह कहता है कि शांत स्वभाव वाला राजा होना चाहिए। जब शांत स्वभाव वाला राजा होगा तो समाज भी क्या होगा, शांतिपूर्वक अपना काम करेगा। और न्याय का प्रेमी होता है। आदर्श राजा के बारे में ये कहा गया है कि जो आदर्श राजा है अपने स्वयं के ऊपर भी क्या करे, न्याय करे, अर्थात वह आत्मा के जो तीनों गुण है उन तीनों गुणों के अकॉर्डिंग अपना काम करे और उन्हीं तीनों अकॉर्डिंग ही जो समाज को समझे, समाज के ऊपर न्याय करे। ये बात करते हैं। तो ये दार्शनिक राजा के क्या हो गए, गुण। अब मान लीजिए दार्शनिक राजा तो बना दिया जाए और दार्शनिक राजा जब बन जाता है और उसके बाद में वह है निरंकुश हो जाए, तो कोई ज़रूरी है कि वो हमेशा ही दार्शनिक रहे या विवेक के अकॉर्डिंग ही काम करे? अपने स्वार्थ की भावना से वह स्वार्थ में लिप्त हो जाए, धन में लिप्त हो जाए, तो मेरे दोस्तों तब उस पर कुछ मर्यादा प्लेटो लगाता है। यदि इस तरह की मर्यादा उस पर लगाता है तो वो हट सकता है मेरे दोस्तों। वो मर्यादा क्या है वो देखिए मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि उसने आदर्श राज्य की कल्पना क्यों की थी। क्योंकि उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी और जो वहाँ पर जनतंत्रीय जो सरकार थी एथेंस की, तो उस सरकार की सुकरात ने, यानी प्लेटो के गुरु सुकरात ने क्या कर दी थी, आलोचना कर दी थी। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को तो मूर्खों का शासन कहा करता था प्लेटो। और वहाँ पर प्रजातंत्र के अलावा जो राजा का जो शासन था वहाँ वो भी क्या थी, राजनीति, वहाँ पर भी अस्थिरता थी। तो इस प्रकार से उसने एक समाज को चलाने के लिए, देश दुनिया को चलाने के लिए उसने आदर्श राज्य की क्या की थी, कल्पना की थी। और उस आदर्श राज्य में आदर्श राजा की कल्पना की, उसके बारे में हमने अभी चर्चा की। और मेरे दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आदर्श राजा तो बन जाएगा, लेकिन आदर्श राजा भी यदि निरंकुश हो जाए तो क्या उसके ऊपर प्लेटो ने प्रतिबंध लगाया, क्या उसके ऊपर कुछ मर्यादाएं लगाई, क्या उसके ऊपर सीमाएं लगाई? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ सर सीमाएं लगाई। वो सीमा क्या है? वो सीमाएं हैं शिक्षा पद्धति बनाए रखना। राजा का ये कर्तव्य है कि वह है शिक्षा पद्धति बनाए रखना। यदि शिक्षा पद्धति के अंदर छेड़छाड़ करता है, यदि उसको कम करता है और शिक्षा पद्धति बनाए नहीं रखता है तो राजा को हटाया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों। न्याय प्रशासन का कायम रखना, तो न्याय प्रशासन कायम रखेगा। और राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना, अर्थात राज्य की सीमा में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और वृद्धि या कमी को रोकना नहीं। जो एथेंस इतना राज्य है तो इतना ही होना चाहिए, न तो ये बड़ा होना चाहिए न कम होना चाहिए, उसकी सीमा निश्चित होना चाहिए। तो प्लेटो का ये मानना था कि जो छोटा राज्य होगा, यानी कि प्लेटो ने कहा था कि जो जनसंख्या है वो किसी राज्य के अंदर जनसंख्या वो कितनी होनी चाहिए, 5040। अब 5040 से न तो जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यदि ज़्यादा हो गई तो राज्य की सीमा का विस्तार होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये कह रहा है कि कमी लगा रहा है कि राज्य पर नियंत्रण की, राज्य की सीमा में न तो बड़ा होना चाहिए न कमी होनी चाहिए, उसकी जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए 5040। राज्य में धन व निर्धनता का रोकना, अर्थात राज्य में ज़्यादा धन भी न रहे और निर्धनता भी न रहे, अर्थात सभी लोगों के पास जो इनकम है वो बराबर रहे। अगर धन लिप्सा होगी तो मेरे दोस्तों स्वाभाविक है कि लोगों के पास निजी संपत्ति हो जाएगी। और निजी संपत्ति के लिए तो उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था मेरे दोस्तों। तो वह राजा के ऊपर इस तरह से सीमाएं लगाता है और राजा के ऊपर वह साम्यवाद भी लागू करता है, जिसको अपन संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद कहते हैं मेरे दोस्तों। और प्लेटो ये कहता है कि इस तरह से साम्यवाद राजा के ऊपर लगेगा, दार्शनिक वर्ग के ऊपर लगेगा, तो वो कंचन और कामनी के मोह से बहुत ही दूर रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। ये आज मैंने आपको बताया कि प्लेटो का दार्शनिक शासक की अवधारणा क्या है।
इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरे दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगे और आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे मेरे दोस्तों, और सब्सक्राइब के अंदर ऑल बटन को सेलेक्ट करना न भूलें मेरे दोस्तों, और घंटी के बटन को भी दबा देना। यानी जो कुछ करना है वो कर दीजिए यार, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़े मेरे दोस्तों। मस्त रहो, जहाँ रहो खुश रहो दोस्तों।